फ्रेंड्स, होप कि आप लोग आज सब उपस्थित होंगे क्लास में। आज हम लोग पिछले सप्ताह जो आपने करंट अफेयर पढ़ा है उसके बारे में हम लोग आज रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में भारतीय सेना और डीआरडीओ द्वारा भारतीय सेना, इंडियन आर्मी और डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सफलतापूर्वक क्या हुआ जोरावर का मुख्य रूप से क्या है? तो क्या है? स्वदेशी लाइट टैंक। लाइट टैंक क्यों है? क्योंकि ये सफल रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने हमारी सेना के साथ मिलकर पूरी तरह से भारत में बने हल्के टैंक जोरावर का पहाड़ों की ऊंचाइयों और उसके इलाकों में होने वाला सफलतापूर्वक ट्रायल पूरा कर लिया। इसका ट्रायल कहाँ किया गया? राजस्थान में किया गया है, जहाँ अत्यधिक गर्मी पड़ती है, और लेह में किया गया, जहाँ अत्यधिक ठंड पड़ती है। और ये लाइट वेट है, 300 किलोग्राम वजनी, इसीलिए इसको। अब हम लोग कुछ फैक्ट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। फैक्ट क्या है? फैक्ट पहला है कि डीआरडीओ। तो डीआरडीओ क्या होता है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कब हुई थी। इसके हेड कौन है? तो डॉक्टर समीर बी कामत। इसके क्या हो गए? हेड हो गए, ठीक। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी, ठीक। अब हम लोग क्या इसमें पढ़ेंगे कि डीआरडीओ की स्थापना तो पढ़ ली, इसका काम क्या? मिनिस्ट्री ऑफ किसके अंतर्गत आता है? डीआरडीओ किसके अंतर्गत आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मतलब गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक। अब इसका काम क्या था? काम था तकनीकी विकास करना, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, तकनीकी विकास करना, ठीक। अब उसके बाद क्या है? और अच्छा भी, और देश को आत्मनिर्भर व सशक्त बनाना, ठीक। अब हम लोग इसरो के बारे में कुछ जान लेते हैं। इसरो की स्थापना कब हुई? आप लोग बताइए, इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी, ठीक। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पहले डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली, क्योंकि होम अफेयर्स का 15 अगस्त 1969 को हुआ। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु, कर्नाटक में है, ठीक है। इसके अभी संस्थापक के बारे में मोस्टली पूछा जाता है। इसके संस्थापक कौन थे? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई थे, संस्थापक हो गए। और इसके अध्यक्ष कौन है? अभी जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? एस सोमनाथ इसके अध्यक्ष हैं, एस सोमनाथ, ठीक। अब इसके आधिकारिक वेबसाइट, इसमें इसरो किस इसके अंतर्गत आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्पेस, ये पीएमओ ऑफिस से अटैच रहता है। तो हम लोग क्या पढ़ लिए? डीआरडीओ के बारे में पढ़ लिया, इसरो के बारे में पढ़ लिया। 1 अगस्त 1958, ठीक। समीर बी कामत। अब हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया? संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर पुरस्कार किसे दिया गया? तो अभिलाषा बारक को दिया गया। अभिलाषा बारक को क्यों दिया गया है? जब ये क्या है, आप लोग को कुछ दिन पहले पढ़ाया गया था कि ये क्या है, यूनाइटेड मिशन की पीपिंग फोर्स में महिलाओं को भेजने वाला पहला देश भारत है, जिसने अभिलाषा बारक को वहाँ पे जेंडर, महिलाओं के सशक्ति के क्षेत्र में उत्कृष्टता के उन्होंने क्या किया था? जेंडर यूएन पीस कीपिंग मिशन जेंडर एडवोकेसी क्षेत्र में महिलाओं के सशक्तिकरण क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया था। वहाँ पे महिलाओं की शिक्षा और जागरूकता पे उन्होंने बल दिया था, इसीलिए उनको ये अवार्ड दिया गया। मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड वर्ष 2025 कप्तान कैप्टन अभिलाषा बारक को दिया गया, जो कि इंडियन आर्मी से बिलोंग करती है। कौन दिया? यूनाइटेड नेशन दिया। सैन्य बलों में जेंडर समानता को बढ़ावा देना है, महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके अधिकारों के लिए योगदान को सम्मानित करना है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। वर्ष ग्रामीण स्वच्छता सर्वे में किस राज्य को ग्रामीण सफाई में सबसे अच्छा पूर्वी राज्य माना गया? तो ग्रामीण जो सफाई है उसमें सबसे अच्छा पूर्वी राज्य किसे माना गया है? तो उसमें बिहार का नाम आता है। बिहार के कौन 2 जिले इसमें शामिल है? भागलपुर और सुपौल। सुपौल को क्या किया गया है? इसको पूर्वी राज्य माना गया है। तो फर्स्ट नंबर भागलपुर। अब इसमें बेगूसराय जो है, बेगूसराय का नाम जानते होंगे। बेगूसराय को अपशिष्ट प्रबंधन में अव्वल माना गया है। तो पहला नंबर हो गया बिहार का, इसमें बिहार से हो गया भागलपुर। दूसरा नंबर इसमें उड़ीसा का है, ठीक है। और तीसरा झारखंड का है। ये पूर्वी राज्यों में हो गए, ठीक है। ठोस 17 अपशिष्ट प्रबंधन बेहतरीन प्रदर्शन है। स्वच्छ भारत मिशन का प्रभावी क्रियान्वयन है। शौचालय उपयोग की पृष्ठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेशनल गवर्नमेंट इंडेक्स में किस संस्था द्वारा विकसित या लॉन्च किया गया है? नेशनल गवर्नमेंट इंडेक्स किसके द्वारा किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स के द्वारा किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के द्वारा किया गया। इसके तहत क्या किया जाएगा? स्वास्थ्य, शिक्षा, डिजिटल प्रशासन, वित्तीय प्रबंधन, फाइनेंस और सामाजिक विकास को क्या देखा जाएगा? राज्यों की प्रगति को मापकर उससे बेहतर नीति निर्माण और सतत विकास को क्या करेगा? प्रोत्साहित करेगा। अब यहाँ से क्या है? अब यहाँ से बोला जाता है राज्यों के प्रदर्शन का तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को क्या करेगा? बढ़ावा देगा। अब नेशनल गवर्नमेंट इंडेक्स मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग कुछ मंत्रालय के बारे में पढ़ लेते हैं। अब नीति आयोग क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये क्या है? नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को आया था, ठीक है। 1 जनवरी 2015 को क्या किया था? 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। किसके स्थान पे हुई थी? तो प्लानिंग कमीशन जो योजना आयोग था,
योजना आयोग, उसके स्थान पे ये इसको रिप्लेस किया गया था। ठीक है, योजना आयोग में 5 वर्ष के लिए प्रावधान रखा जाता था। ठीक है, लेकिन अब इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत का प्रधानमंत्री, जो कि अभी नरेंद्र मोदी हैं, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं इसके अध्यक्ष। वो पहले उपाध्यक्ष कौन थे? पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो अरविंद पनगड़िया थे, अरविंद पनगड़िया थे। पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया। और अभी कौन है फर्स्ट सीईओ और नाउ कौन है? अभी निधि छिब्बर है, निधि छिब्बर। निधि छिब्बर क्या है? अभी फर्स्ट सीईओ है। और इसके बारे में पहले सीईओ कौन थे? सिंधु श्री कुल्लर थे। पहले सीईओ कौन थे? सिंधु श्री कुल्लर। अब इसके बारे में जानते हैं कि ये क्या करता है। तो ये क्या, इसकी संरचना बनती है, सभी राज्यों के क्या बोलते हैं? सभी राज्य जितने भी हैं उसके मुख्यमंत्री, सभी राज्यों के सीएम, प्लस जो यूनियन टेरिटरी है उसके उपराज्यपाल। यूनियन टेरिटरी के क्या हो गए? यूनियन टेरिटरी के एलजी, उपराज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो ये शामिल होते हैं किसमें? इसमें संरचना में। और ये क्या सहकारी संघवाद पे काम करता है? सहकारी संघवाद पे काम करता है। इसको क्या बोलते हैं? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे काम करता है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे ये काम करता है। ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, और इसकी निगरानी में क्या है? सतत विकास लक्ष्य, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है अपना, उसकी निगरानी करता है। और केंद्र प्रायोजित, जो केंद्र से जो योजना आती है, केंद्र प्रायोजित योजनाओं की क्या करता है? निगरानी करता है। केंद्र प्रोजेक्ट योजना की निगरानी करता है। ठीक है, अब हम लोग दीर्घकालिक नीति बनाता है, मतलब लॉन्ग टर्म की नीति बनाता है, दीर्घकालिक नीतियाँ बनाता है। ठीक है, इसका संविधान में वर्णन है? तो नहीं, संविधान में इसका वर्णन नहीं है, लेकिन सांविधिक निकाय है, सांविधिक निकाय। ठीक है, अब हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे हैं। दूसरा आरबीआई। आरबीआई को क्या बोलते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। 1 अप्रैल 1935 को क्या हुई थी? आरबीआई की स्थापना हुई थी। ठीक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर मुंबई, महाराष्ट्र में। हेडक्वार्टर मुंबई और महाराष्ट्र में। तो अब इसमें बोला जाएगा भारत के पहले आरबीआई के हेड कौन थे? ऑसबोर्न स्मिथ। ऑसबोर्न स्मिथ। तो ये क्या थे? अंग्रेज थे। लेकिन पूछेगा भारत के पहले आरबीआई गवर्नर कौन थे? तो कौन हो जाएंगे? बताइए। फर्स्ट गवर्नर भारतीय कौन थे? सी डी देशमुख थे। ठीक है, अब हम लोग इसका काम क्या होता है? तो आरबीआई का काम क्या होता है? मुद्रा जारी करना होता है। ठीक, मुद्रा जारी करना होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? मॉनेटरी पॉलिसी होता है, मौद्रिक नीति बनाना होता है। और क्या है? लाइसेंस भी जारी करता है। बैंकर्स ऑफ द बैंक है, बैंकर ऑफ द बैंक है। लास्ट रिजॉर्ट ऑफ द बैंक है, लास्ट रिजॉर्ट ऑफ द बैंक है। लास्ट रिजॉर्ट ऑफ द बैंक है। अगर बैंकों को कहीं से लोन नहीं मिलता है तो ये लोन भी प्रोवाइड करती है। जैसे बैंक अगर कोई खस्ते हाल में पहुंच गए। और क्या है? विदेशी मुद्रा, जो फॉरेन करेंसी है उसका क्या करता है? संरक्षक है। विदेशी मुद्रा का क्या है? संरक्षक है। विदेशी मुद्रा को फॉरेक्स रिजर्व बोलते हैं, फॉरेक्स रिजर्व। ठीक है, सरकार का बैंक तो है ही। अब ये क्या है ना कि ये नियामक संस्था है। ठीक है, बैंकिंग लाइसेंस देता है और ब्याज दर भी तय करता है। इसका काम है ब्याज दर, जो रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, ब्याज दर तय करना। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एमओएफ के अंतर्गत, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये किसके अंतर्गत आता है? वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब हम लोग इतना चीज़ पढ़ लिए मोटा मोटी। अब इसके बारे में अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या बोला? विश्व फुटबॉल दिवस 2026 प्रत्येक वर्ष की स्थिति को मनाया जाता है। तो फुटबॉल दिवस कब मनाया जाता है? 25 मई को। तो 25 मई को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 25 मई को जो हम लोग ओलंपिक्स हुआ था 1924 का ओलंपिक्स, उसमें 100+ ईयर के बाद इसकी घोषणा की गई थी। ठीक, इसीलिए इसको 25 मई को मनाया जाता है। तो 2014 में फीफा द्वारा विश्व फुटबॉल दिवस की स्थापना हुई थी। 2014 में जो ओलंपिक उसके द्वारा फीफा द्वारा क्या हुआ था? विश्व फुटबॉल दिवस की स्थापना हुई थी। इसका उद्देश्य है कि फुटबॉल के माध्यम से एकता, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक समावेश को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि खेल एक दूसरे देश को भी जोड़ता है और एक दूसरे आदमी को भी कनेक्ट करता है। फुटबॉल दुनिया का सबसे क्या लोकप्रिय खेल है, जो 200+ देशों को जोड़ता है। अब हम लोग कुछ जानेंगे इसमें फैक्ट क्या जानेंगे? फीफा। फीफा तो आप लोग सुने होंगे। फीफा का पूरा नाम क्या है? फुटबॉल का क्या है? फुटबॉल का सर्वोच्च निकाय है। मतलब ये फुटबॉल का सर्वोच्च निकाय है। फिर इसको क्या बोलते हैं? फेडरेशन या फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, फीफा का फुल फॉर्म हो गया ये है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ज्यूरिक। ज्यूरिक कहाँ है? ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में। फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ है? ज्यूरिक स्विट्जरलैंड है। यह दुनिया भर में फुटबॉल प्रतियोगिताओं, विशेष रूप से फीफा विश्व कप का क्या करता है? संचालन करता है। ठीक है, इसमें कितने सदस्य शामिल हैं? 211 सदस्य शामिल हैं, 211 सदस्य। और पुरुष और महिलाओं, मेन प्लस वुमेन, दोनों अलग अलग आयु वर्ग के लिए विश्व कप आयोजित करती है। दुनिया का सबसे बड़ा देखा जाने वाला आयोजन है फीफा, देखा जाने वाला। ठीक है, फीफा के बारे में जानेंगे। इसकी स्थापना कब हुई थी? ये तो बताएंगे। 21 मई 1904 को हुई थी। 21 मई 1904 को क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बढ़ेंगे। प्रतिवर्ष किस साल विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है? तो विश्व थायराइड दिवस 25 मई को मनाया जाता है। 25 मई को क्या हुआ था? 25 मई को विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। थायराइड रोगों के प्रति क्या है? जागरूकता बढ़ाना, समय पर जांच, सही निदान और उचित उपचार के महत्व को समझाने के लिए समर्पित किया गया। थायराइड रोग के लक्षण, कारण और उपचार के बारे में जागरूकता फैलाता। थायराइड रोगियों को सही देखभाल और समर्थन प्राप्त करता। 2008 में यूरोपियन थायराइड एसोसिएशन द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था। पूछेगा 2000 कब शुरुआत किया गया था मनाने के लिए? तो यूरोपियन थायराइड एसोसिएशन द्वारा 2008 में इसको शुरुआत की गई थी। मुख्य लक्ष्य क्या है? मुख्य लक्ष्य थायराइड रोगों के प्रति जागरूकता बढ़ाना। इसमें हमारे जो गले में होती है, यहाँ होती है T3, T4 और TSH। इसको क्या बोलता है? T3, T4, TSH। यहाँ पे हार्मोन होता है गले में, इसी को नियंत्रित करता है। ठीक है, यह शरीर में जो मेटाबॉलिज्म है, और क्या होता है? जो हमारा एनर्जी है, टेम्परेचर कंट्रोल है, मतलब जो ऊर्जा, जो गर्मी सर्दी लगती है, टेम्परेचर कंट्रोल को में भी क्या करता है? नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है थायराइड। ठीक, और इसमें जो बीमारी हो जाती है तो उसको हाइपरथायराइडिज्म बोलते हैं, हाइपरथायराइडिज्म बोलते हैं, और ग्वाइटर भी बोलते हैं, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है? घेंघारू।
घेंघा रोग भी बोले जाते हैं। तो ये किसकी कमी से होती है? आयोडीन की कमी से होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके क्वेश्चन पढ़ेंगे, सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकन नेक किन दो देशों के बीच स्थित है? सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकन नेक किन दो देशों के बीच है? इसके बारे में आपको बताया गया था, नेपाल और बांग्लादेश के बीच स्थित है। नेपाल और बांग्लादेश के बीच होता है। तो भारत का ये कहाँ स्थित है पूछेगा, ये कहाँ है? तो भारत के वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल को क्या करता है? शेष के पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ता है। पूर्वोत्तर राज्य को क्या करता है? ये कनेक्ट करता है, पूर्वोत्तर राज्यों को कनेक्ट करता है। कौन? सिलीगुड़ी कॉरिडोर। ठीक है, ये क्या 28 किलोमीटर का वो सकरा है, मतलब बहुत यहाँ पे जैसे पश्चिम बंगाल है तो ये सकरा है, इसको क्या करता है? ये जोड़ता है पूर्वोत्तर राज्यों से। तो ये 28 किलोमीटर सकरा है, इसीलिए बोला जाता है कि इसको सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। जब भारत चाइना युद्ध हुआ था तो ये चिकन नेक तक वो चाइना की सेना पहुंच गई थी। चलिए नेक्स्ट बोलते हैं, हाल ही में भारत के सबसे तेज धावक कौन बने? तो भारत के सबसे तेज धावक गुरिंदर सिंह बने हैं। गुरविंदर सिंह ने क्या किया? भारत के सबसे तेज धावक बने हैं। रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम में आयोजन हुआ 100 मीटर का दौड़ सिर्फ 10.09 सेकंड में पूरा करके एक रिकॉर्ड बनाया। 10 पॉइंट पूछेगा 100 मीटर कितने सेकंड में? 10.09 सेकंड। कहाँ इसका रेस का आयोजन हुआ था? तो रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम में हुआ था। हाल ही में प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी सम्मेलन आयोजित किया गया। ये किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के नेतृत्व में किया जाता है? तो ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी। तो प्लास्टिक के एनवायरमेंट से ये क्या होगा? एनवायरमेंट का। तो यूएनईपी का पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम। ये क्या है? प्लास्टिक सोल्यूशन के बारे में बात करता है। जो हम लोग जो सब्जी वगैरह लाने जाते हैं तो 70 mm से कम का जो प्लास्टिक यूज करते हैं उसके बारे में चर्चा करता है। इसको खत्म करना है। कब तक खत्म करने का लक्ष्य है? 2040 तक लक्ष्य है। ठीक है, 2040 तक लक्ष्य है। अब इसके बारे में हम लोग कुछ जानेंगे। अब हम लोग यूएनईपी के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो यूएनईपी तो बता दिया, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, एनवायरमेंट प्रोग्राम। ठीक, इसकी स्थापना कभी 5 जून 1972 को। कौन सा सम्मेलन? स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, स्टॉकहोम सम्मेलन। इसीलिए 5 जून को क्या मनाया जाता है? हमेशा वर्ल्ड एनवायरमेंट डे मनाया जाता है। वर्ल्ड एनवायरमेंट, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो 5 जून 1972 को हुआ था, स्टॉकहोम सम्मेलन में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नैरोबी में। नैरोबी कहाँ है? केन्या में। केन्या की राजधानी नैरोबी में यूएनईपी का हेडक्वार्टर है। इसका क्या काम है? इसका मुख्य एम क्या है? उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या करना है? सुरक्षा और संरक्षण को बढ़ावा देना। प्रकृति सुरक्षा व संरक्षण को क्या करना है? बढ़ावा देना, इसका काम है। ठीक, दुनिया भर के देश और संगठन को बेहतर पर्यावरण नीति बनाना है और पर्यावरण का सही प्रबंध करने और सस्टेनेबल विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए, सस्टेनेबल गोल है, एसडीजी गोल है, उसको हासिल करने के लिए क्या करना है? प्रेरित करना है। हासिल करने के लिए प्रेरित करना है। यह वर्ग क्या करता है? तो पर्यावरण निगरानी करता है। पर्यावरण निगरानी करता है। पर्यावरण का क्या करता है? निगरानी करता है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन और क्या करता है? जागरूकता फैलाता है। जागरूकता फैलाता है। कौन? यूएनईपी। अब आप लोग को सब बता ही दिए कि इसके हेडक्वार्टर बता दिए 5 जून 1972 स्टॉकहोम सम्मेलन, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे इसीलिए 5 जून को मनाया जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अब भाई यूनाइटेड नेशन ईपी का वैश्विक मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ है? नैरोबी, केन्या में। उसके बाद है विश्व पर्यावरण दिवस 1972 का स्टॉकहोम सम्मेलन 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग WHO, WTO और यूनिसेफ और यूनेस्को के बारे में पढ़ेंगे। WHO से क्या हो गया? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO को क्या बोलते हैं? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये नाम से ही पता चल रहा है कि हेल्थ के बारे में क्या करेगा? जागरूकता फैलाएगा। अब हम लोग WHO के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। WHO की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बताएं। अब उसकी स्थापना कब? 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। ठीक है, 7 अप्रैल 1948 को क्या है? दुनिया भर के लोगों को क्या करना है? दुनिया भर के लोगों को, दुनिया में जितने भी लोग हैं उनको क्या करना है? जागरूक करना है। महामारियों के प्रति लोगों को जागरूक करना। जागरूक करना किसके प्रति? स्वास्थ्य के प्रति, जो रोग फैले हुए हैं उसके प्रति। अब इसका उद्देश्य और काम क्या है? महामारी को रोकना। जैसे अभी इबोला वायरस आया हुआ है कांगो में, तो क्या करते हैं? महामारियों को रोकना। तो उसकी फंडिंग भी करता है, जहाँ जो देश गरीब हैं उसकी सहायता भी ये करता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक भी सेट करना है। जो सार्वजनिक पब्लिक हेल्थ का जो स्टैंडर्ड है उसको ये क्या करता है? सेट करता है कि किस स्टैंडर्ड। तो ये मदद भी करता है, आर्थिक मदद भी करता है। अब हम लोग कुछ जानेंगे कि WHO तो जान लिए। अब हम जानेंगे कि WTO, इसका हेडक्वार्टर तो आपको पता ही है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? WHO का। आप लोग कमेंट में बताइए WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है, ऐसे हम बताते हैं आगे। अब WTO, अब क्या इसको बोलते हैं? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी? ये पहले इसको पुराना नाम WTO का GATT है, याद रखिएगा, ये आता है। गैट इसका पुराना नाम है। गैट इसका पुराना नाम है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। अभी ज्यूरिख पढ़ाए थे ना, ज्यूरिख कहाँ पढ़ाए थे? ज्यूरिख किसका हेडक्वार्टर है? 1 जनवरी 1995 से। अब इसका क्या है? वैश्विक व्यापार जो होता है उसका क्या करता है? नियमन करेगा। जो वैश्विक हम लोग ग्लोबल ट्रेड करते हैं उस पर क्या कराएगा? ये नियम बनाएगा। ग्लोबल ट्रेड पे क्या बनेगा? नियम बनाएगा, ताकि लोग मनमानी ना कर सकें। और इसमें जो बाधाएं आती है, बाधाओं को क्या करता है? दूर करता है। नियम जब सिंपल होगा और ट्रांसपेरेंट रहेगा, क्या होगी? बाधाएं दूर होगी। और जो विवाद होता है वो विवादों का समाधान भी करता है। तो WTO का ये क्या मुख्य कार्य हो गया? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड है जो। और इसका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। और इसका पुराना नाम क्या है? इसका पुराना नाम GATT है, गैट है। अब हम लोग तीसरा पढ़ेंगे क्या? यूनिसेफ के बारे में। यूनिसेफ क्या करती है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। इसका पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में, जो कि कहाँ है? अमेरिका में। अब इसका एम क्या है? बच्चों की क्या करता है? बच्चों को सुरक्षा देता है। चिल्ड्रन सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। जो छोटे बच्चे हैं उनको सुरक्षा देता है और हेल्थ पर भी ध्यान देता है। स्वास्थ्य, पोषण और आपातकालीन स्थिति में सामग्री पहुँचाता है। जैसे अभी पोलियो उन्मूलन हुआ था तो यूनिसेफ के द्वारा चलाया गया था। और जो बुनियादी जो शिक्षा है और अधिकार के बारे में बात करता है। शिक्षा व अधिकार, बच्चों के अधिकार व शिक्षा के बारे में कौन बात करता है? यूनिसेफ बात करता है। और जो भेदभाव है, रेसिज्म है, उसको क्या करता है? मिटाता है। भेदभाव मिटाता है। कौन मिटाता है? यूनिसेफ मिटाता है। अब हम लोग इसके बारे में पढ़ लिए। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को। कितना याद रखना है? WHO यूनिसेफ की स्थापना कब? 1946 में, WHO 1948 में। और WTO की स्थापना कब हुई थी?
1 जनवरी 1995 को, 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना है। अभी हम लोग क्या पढ़े, WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा में है, जो कि कहाँ है, स्विट्जरलैंड में, जो कि स्विट्जरलैंड में। तो हम लोग इतना सारा चीज़ पढ़ लिए। अब आगे हम लोग देखेंगे हाल ही में किस वित्तीय नियामक द्वारा, हाल ही में कौन सा वित्तीय नियामक है जिसकी जो साइबर सिक्योरिटी, जो क्या किया है, साइबर सिक्योरिटी के बारे में चर्चा किया है। तो साइबर सिक्योरिटी के रेजिलियंस फ्रेमवर्क के नियम के बारे में जाना है। तो कौन है, सेबी है, RBI है कि IRD है, NPCI है। इसकी स्थापना RBI होगी। अब RBI के बारे में आपको बताते हैं। RBI के बारे में अभी कुछ बताया ही थे आपको, क्या था RBI के बारे में डिटेल में बताए थे अभी। 1 अप्रैल 1935 को क्या हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी, और 1949 में क्या हुआ था, राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक, अब ये क्या है, RBI रिजर्व बैंक क्या करता है, बैंकों का बैंक है, लास्ट रिसोर्ट ऑफ द बैंक है। सरकार जो मुद्रा, जो करेंसी जारी करता है, करेंसी छापता है, उसके अधिकार किसके पास है, RBI के पास है। और जो विदेशी मुद्रा उसका क्या करता है, रेगुलेट करता है। और इसके पास क्या, किस चीज़, ये किसके अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है। अब हम लोग सेबी के बारे में जानेंगे। सेबी को क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी को क्या बोलते हैं, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी को क्या बोलें, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बोलिए। अब इसमें क्या है, अब सेबी की स्थापना कब हुई थी, आप लोग बताइए। सेबी सिक्योरिटीज का हेडक्वार्टर कहाँ हो गया, मुंबई। ठीक, भारतीय शेयर मार्केट को क्या करती है, रेगुलेट करती है। भारतीय जो जितना भी शेयर मार्केट है उसको क्या करती है, रेगुलेट करती है। ठीक, अब इसकी स्थापना कब हुई थी, 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। लेकिन 1992 में इसे एक संवैधानिक निकाय बनाया गया। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, संवैधानिक नहीं है, सांविधिक निकाय बनाया गया, सांविधिक निकाय बनाया गया। ठीक, इसका क्या क्या है, शेयर बाजार में जो निवेश कर रहे हैं रुपये, निवेश करने वाले निवेशकों के हितों की रक्षा करता है। निवेश करने वाले निवेशक उसको बोलते हैं, उसके क्या बोलते हैं, हितों की क्या करता है, रक्षा करता है। जैसे कोई फ्रॉड हो गया या साइबर स्कैम हो गया, चाहे कोई जैसे कौन परचेज की शेयर आया नहीं, सारा मतलब जितने भी तरह की बाधाएं उसको दूर करता है। और स्टॉक एक्सचेंज, ब्रोकर म्यूचुअल फंड और जितने भी हैं स्टॉक एक्सचेंज, उसके बीच क्या करता है, मध्यस्थता करता है। मतलब एक तरह से मध्यस्थता का काम करता है, मध्यस्थता का काम करता है। इनसाइडर ट्रेडिंग और धोखाधड़ी जैसे मामलों की जांच करता है। इनसाइडर ट्रेडिंग और धोखाधड़ी जैसे मामलों की जांच करता है। ये हो गया सेबी। अब सेबी के बारे में जान गए। अब NPCI क्या है, NPCI, तो इसका क्या है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। जितने भी भारत में जो खुदरा भुगतान होते हैं, जो रिटेलर भुगतान होते हैं, और उसकी प्रणालियों का क्या करता है, संचालित करता है। निपटान प्रणाली को संचालित करने वाली संस्था है, उसको क्या बोलते हैं, NPCI। इसकी स्थापना कब हुई थी, 2008 में हुई थी। किसके द्वारा किया गया था, RBI के द्वारा प्लस इंडियन बैंक एसोसिएशन के द्वारा मिलकर किया गया था, भारतीय बैंक संघ के द्वारा। ये क्या करता है, देश में डिजिटल भुगतान, जो डिजिटल पेमेंट है, देश में डिजिटल पेमेंट और वो क्या बनाता है, सरल बनाता है। जैसे प्रमुख पेटीएम सिस्टम क्या, UPI हो गया, रुपये हो गया, भीम हो गया, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम हो गया, APS हो गया, और फास्टैग हो गया। तो इसको क्या बनाता है, सुगम बनाता है। तो मेन मोटा मोटी काम यही है सेबी का, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन। अब NPCI के हेड कौन है, इसके हेड कौन है, यानी हेड कौन है NPCI के, इसको CEO बोलते हैं या MD भी बोलते हैं। CEO यानी MD कौन है, दिलीप आसवे। दिलीप आसवे क्या है, इसके हेड हैं। RBI के हेड कौन है, संजय मल्होत्रा है। RBI के हेड और CEO कौन है, संजय मल्होत्रा है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन और था इसमें तो ये था हाँ, IRDA था। IRDA के बारे में भी थोड़ा कुछ पढ़ लेते हैं। IRDA का पूरा नाम क्या है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तेलंगाना में, हैदराबाद में। ये क्या करता है, जितना भी जो आप जैसे क्या बोलते हैं, जो भी बीमा लेते हैं, चाहे वो जनरल इंश्योरेंस हो, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो, चाहे एक्सीडेंट इंश्योरेंस हो, या मोटर इंश्योरेंस हो, जितने भी तरह के इंश्योरेंस होते हैं, उसमें क्या करता है, उसमें ये नियम बनाता है और प्रीमियम को वाजिब रखने का दे देता है, ना कि प्रीमियम ज़्यादा, जिससे ग्राहकों को सुविधा मिले। IRDA के बारे में पढ़े। IRDA की स्थापना 1999 में हुई थी। 1999 में स्थापना हुई। अब ये क्या करती है, एक्सीडेंट को बीमा पॉलिसी जो है उसके क्या बोलते हैं, उसको रेगुलेट करती है। उसके बाद क्या करती है, लाइसेंस देती है। जो नई कंपनी आई है IRDA, जो नई कंपनी मार्केट में आती है, उसको क्या करती है, लाइसेंस भी देती है, लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन करवाती है। मध्यस्थता का काम करती है, मतलब अगर किसी में विवाद हो जाता है तो इसके बीच एजेंट, ब्रोकर और अन्य बीमा कंपनियों को मध्यस्थता का काम करती है। ठीक, उसके बाद हम लोग इसके हेड के बारे में पढ़ेंगे। इसके हेड कौन है, तो अजय सेठ इसके हेड हैं। तो हम लोगों ने किसके NPCI के बारे में पढ़ा, और किसके बारे में पढ़ा, RBI के बारे में पढ़ा। उसके बाद IRDA के बारे में पढ़ा, और किसके बारे में पढ़ा, IRDA पढ़ा, NPCI पढ़ा, और उसके बाद नीचे पढ़ा सेबी के बारे में पढ़ा, RBI के बारे में पढ़ा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के हाल ही में चर्चा में रहा GSAT-32 उपग्रह। GSAT-32 उपग्रह जो किस श्रेणी से संबंधित है, तो GSAT-32 उपग्रह है वो किस श्रेणी से संबंधित है, तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। ये क्या है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है GSAT। इससे क्या होगा, इसको GSAT-N3 के नाम से भी जाना जाता है। इसको GSAT-N3 के नाम से भी जाना। इसका काम क्या है, ब्रॉडबैंड सेवाएं देना, मोबाइल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना, और जो फ्लाइट वगैरह में और जो मेरी टाइम, जो समुद्र में इंटरनेट की स्पीड को तेज करना, और इन फ्लाइट कनेक्टिविटी भी मौजूद करना। अब क्या है, संचार उपग्रह है, और ये हाई थ्रूपुट सैटेलाइट है, मतलब ये HTS सैटेलाइट है। इसको लॉन्च किया गया था किससे, LVM-3 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। इसका मिशन का जीवन काल क्या है, 15 वर्ष है। LVM-3
3 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। अब इसमें इसरो और नाविक के बारे में हम लोग कुछ जानते हैं। इसरो के बारे में तो कुछ बताया था, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 1 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर बैंगलोर, और डॉक्टर समीर बी कामत इसके हेड हो गए। अब इसने क्या किया, लॉन्च किया, नाविक है, नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टलेशन। ये नाविक भी अपना है, नाविक जैसे जीपीएस यूएसए का है उसी तरीके से नाविक है, अपना क्या करता है, नाविक 5 से 10 मीटर के बीच सटीक इन्फॉर्मेशन लोकेशन का देगा, जिससे क्या होगा, देश आत्मनिर्भर बनेगा और अपना संचार व्यवस्था मजबूत होगा। अब क्या इसरो ने और नाविक ने सैटेलाइट को अंतरिक्ष कक्षा में महत्वपूर्ण सफलता हासिल, इसे AIDT-02 कहा गया। AIDT-02 इसरो ने अब तक के सबसे आधुनिक और ताकतवर और नाविक सैटेलाइट को अंतरिक्ष की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया, इसे AIDT कहा जाता है। इसरो ने C2 क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है। और इसरो ने क्या किया, युविका 2026 की शुरुआत की है। तो युविका क्या होता है, बच्चों को कम रूम में अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीक से जोड़ने के लिए युविका 2026 की शुरुआत की। इसरो का 2026 का पहला मिशन क्या, PSLV-C62 है, जो कि क्या हो गया, फेल हो गया था। PSLV-62 मिशन क्या हो गया, फेल हो गया था। PSLV-62 मिशन क्या हो गया, फेल हो गया था। अब इसके बारे में कहा, दुनिया भर के सबसे वाणिज्यिक ब्लूबर्ड 2 ने इसे 2025 में LVM 3M6 रॉकेट से लॉन्च किया। और सबसे भारी जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है CMS-03, भारत का पहला मानव अंतरिक्षयान मिशन गगनयान 2027 में लॉन्च होगा। ये इंपॉर्टेंट है, जब क्या होगा, पहला जो मानव है, जैसे अभी हम लोगों ने स्पेस एक्स को देखा था कि वहाँ पे ले गए थे, उसी तरीके से हम लोग का भी गगनयान मानव को ले जाएगा, कहाँ, अंतरिक्ष पे ले जाएगा। इसरो का पहला एनालॉग अंतरिक्षयान लेह लद्दाख में लॉन्च किया गया। और निसार क्या है, नासा और इसरो का संयुक्त प्रोजेक्ट है। नासा प्लस इसरो का क्या है, संयुक्त प्रोजेक्ट है। नासा कहाँ की है, यूएसए की है। जैसे भारत का क्या है, इसरो है, भारत की अंतरिक्ष एजेंसी क्या है, इसरो है, तो नासा कहाँ का, यूएसए का है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, हाल ही में बीएसएफ की पहली ऑल वुमेन, तो बीएसएफ की पहली ऑल वुमेन पर्वतारोहण टीम ने मिशन वंदे मातरम, तो पूछेगा मिशन वंदे मातरम याद रखना, मिशन वंदे किस चोटी की सफलतापूर्वक चढ़ाई की है, तो माउंट एवरेस्ट की। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, 88.48.86 मीटर है। तो बीएसएफ क्या है, बीएसएफ की पहली ऑल, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को बोला जाता है। बीएसएफ किसको बोलते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी। भारत की पहली सौर ऊर्जा सोलर एनर्जी परियोजना महिला स्वयं सहायता समूह ESHG सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये कहाँ हुआ, तेलंगाना के है। तेलंगाना के कौन जिले, कमम तेलंगाना के कमम जिले के कौन गांव में, एरुपालेम मंडल में शुरू हुआ। इसके तहत ये किस योजना का पार्ट है, इंदिरा शक्ति योजना। इंदिरा शक्ति योजना का पार्ट है। इंदिरा शक्ति योजना तेलंगाना के द्वारा चलाया जाता है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है, रेवंत रेड्डी हैं। और इसमें क्या होगा, 1 मेगावाट एनर्जी का क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन शुरू होगा। और इसमें जो 5 लाख रुपया ब्याज मुक्त ऋण था उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 10 लाख कर दिया गया है। 5 लाख को बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 10 लाख कर दिया गया। इससे महिलाओं का क्या होगा, महिला सशक्तिकरण होगी, आय में बढ़ावा होगा, इससे रोजगार मिलेगा। हाल ही में डेमोग्राफिक चेंज के उच्च स्तरीय कमेटी बनाने का निर्णय घोषणा किया गया। कहाँ किया गया, अमित शाह के द्वारा किया गया। अमित शाह क्या है, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अमित शाह के पास है। इसमें क्या होगा कि जो डेमोग्राफिक चेंज पर उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। तो डेमोग्राफिक क्या होती है, वहाँ की जनसंख्या में हो रहे, डेमो मीन्स कृत्रिम बदलाव और उनके कारणों और उन्हें रोकने के उपाय का अध्ययन करेगी। आवश्यकता होने पर नए कानून की सिफारिश भी करेगी। यह समिति 1 वर्ष के भीतर अपना क्या है, रिपोर्ट देगी। अवैध घुसपैठ और जनसांख्यिक परिवर्तन को रोकने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने डेमोग्राफिक चेंज पर उच्च स्तरीय क्या है, समिति बनाई है। हाल ही में भारत और सिंगापुर के बीच 16वें रक्षा नीति संवाद किसके द्वारा उभरते क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की गई है। तो 16वां जो रक्षा नीति संवाद है, ये इसमें आर्थिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता और समुद्री सुरक्षा और साइबर सुरक्षा पे क्या कही गई है, बढ़ाई गई है। तो साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मेरीटाइम सिक्योरिटी पे बढ़ाई गई है। तो ये क्या है, 16th इंडिया सिंगापुर डिफेंस पॉलिसी डायलॉग हो रहा है। कहाँ हुआ, सिंगापुर में हो रहा है। अब यह क्या है, दोनों पक्षों ने आसियान नेतृत्व वाले मंचों पर ADM प्लस के ढांचे के अंतर्गत सहयोग की सराहना की है। भारत और सिंगापुर ने खुले समावेशी नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई है और क्षमता निर्माण और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा किया है। ठीक है। प्रधानमंत्री ने 2026 अंडर-23 एशियाई चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन के लिए भारतीय पहलवानों को बधाई दी है। तो पहलवान एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप कहाँ हुआ था, दानांग में हुआ था। ये याद रखना है, कहाँ हुआ था, दानांग में हुआ था। ये कहाँ हुआ था, दानांग में। दानांग में क्या हुआ, ये दानांग में आयोजित हुआ। भारतीय महिला कुश्ती है, इसमें कितने पदक जीते हैं, 10 पदक जीते हैं। महिला कुश्ती पदक ने 10 जीते हैं, जिसमें से क्या है, 6 गोल्ड हैं। और पुरुष ने कितने जीते हैं, 9 पदक हैं, जिसमें 4 गोल्ड हैं। तो 4 गोल्ड हैं, इसमें 10 में से 6 गोल्ड हैं। और ग्रीक रोमन टीम ने कितने जीते हैं, 8 पदक जीते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वियतनाम की राजधानी कहाँ है, नेपीता
नेपिता राजधानी दानांग में आयोजित 2026 में अंडर एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। महिला कुश्ती टीम ने 6 स्वर्ण पदक समेत कुल 10 पदक जीते हैं और पुरुषों ने 4 स्वर्ण सहित 9 पदक जीते हैं और ग्रीको रोमन टीम ने 8 पदक जीतकर अब तक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। अब देखिए 11वीं क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। 11वीं क्वाड याद रखना है कौन सा नंबर का है, 11वीं का है। तो क्वाड किसके किसके बीच होता है, इंडिया के बीच होता है, यूएसए के बीच होता है और जापान के बीच होता है और किसके बीच होता है, ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है। तो 2026 का आयोजन किया गया तो कहाँ किया गया, 28 से 29 मई को किया गया, नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में किया गया। नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में किया गया जिसमें भारत की तरफ से एस जयशंकर विदेश मंत्री और यूएसए की तरफ से मार्क रूबियो वहाँ के विदेश मंत्री शामिल हुए और जापान की विदेश मंत्री और ये ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री शामिल हुए। नई दिल्ली भारत में हुआ है। इससे क्या होगा, हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई है और क्वाड देशों में नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, समुद्री सुरक्षा, आपदा राहत, जलवायु परिवर्तन और उभरती प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखला लचीले मुद्दों पर सहयोग करने को मजबूर करने पर सहमति व्यक्त किया है। वर्ष 2030 से चंद्रमा पर मानव युक्त चंद्रयान भेजने का लक्ष्य रखने वाला भारत का पड़ोसी देश कौन है, तो चाइना है। 2030 तक क्या करेगा, मानव युक्त चंद्र मिशन भेजेगा। जैसे हम लोग का क्या था, गगनयान था ना, उसी तरीके से चाइना की स्पेस एजेंसी क्या है, CNSA। चाइना के स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, CNSA। तो चीन ने अपने अंतरिक्ष 2030 तक चंद्रमा पर मानव युक्त मिशन भेजेगा, 2030 तक अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा पर उतारेगा। चाइना की स्पेस एजेंसी CNSA हो गई, ठीक है। इसरो हो गया किसका, भारत का। इसकी स्थापना कब हुई, 1 अगस्त 1969 को हुई थी, 1 अगस्त। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलुरु में है। डॉक्टर समीर विवेकानंद किसके हैं, हेड हैं और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के अंतर्गत आता है और इसके हेड कौन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुपार्को कहाँ का है, स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन, ये पाकिस्तान का है। और जापान का स्पेस एजेंसी क्या है, जाक्सा। जापान के स्पेस एजेंसी जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। किस देश में ऋण से मुक्ति सेनेगल के राष्ट्रपति ने उस्मान सेनको, सेनेगल का जो राष्ट्रपति हैं उस्मान सेनको को पद से हटाने के बाद किसे नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, तो अहमद एल नीनो को। सेनेगल के राष्ट्रपति बासिरो डियोमाय फाये ने मई 2026 में अहमद एल नीनो को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। अहमद एल नीनो क्या है, वहाँ के रिजर्व बैंक जो केंद्रीय बैंक है उसके क्या है, गवर्नर थे। राष्ट्रपति ने पूर्व राजनीतिक गुरु देश के लोकप्रिय तत्कालीन प्रधानमंत्री उस्मान सेनेको को पद से हटा दिया है। अब हम लोग कुछ योजनाओं के बारे में पढ़ लेते हैं। अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब हुई थी, 1 जून 2015 को हुई थी। किसके द्वारा संचालित होता है, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी का जारी होता है। 18 से 40 वर्ष के लोग इसमें शामिल हो सकते हैं और 60 वर्ष की आयु तक मिलेगा। इसमें 1000 से 5000 पर माह पेंशन योजना का प्रावधान है। PM किसान सम्मान निधि के शुभारंभ किया गया 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर से शुरू किया गया और ये 1 दिसंबर 2018 से क्या हुआ था, लागू हुआ था। किसानों को प्रति वर्ष 3 किस्त 6000 की सहायता दी जाएगी, मतलब 4-4 महीने पे 3 किस्त दिया जाएगा, 2-2 हज़ार की सहायता की जाएगी। इसमें जो पेंशन कौन कौन शामिल नहीं हो सकते, सांसद, विधायक, सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगी शामिल है। हाल ही में क्या है, 22वीं किस्त जारी की गई थी। ग्रामीण सड़क योजना, ये प्रारंभ कब हुआ था, 2000 में। विस्तार कब तक होगा, 28-29 तक होगा। और किसका मापदंड क्या है कि जो मैदानी क्षेत्र में 500 प्लस आबादी वहाँ तक सड़क बिछाना है। पूर्वोत्तर और हिमालयी क्षेत्र में 250 प्लस आबादी में, और जहाँ पे नक्सलिज्म है, जैसे कहाँ, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा के पूर्वी, इधर गढ़चिरौली में हो गया, महाराष्ट्र में, वहाँ 100 प्लस आबादी में भी ग्रामीण सड़क बिछाना है। और हम लोग जानते हैं कि जब केंद्र से कोई योजना आती है उसमें 90% क्या होती है, केंद्र देती है, 10% क्या देती है वहाँ की सरकार। निर्यात संवर्धन मिशन में क्या होगा, 25 से 26, 30 से 31 होगा। बजट क्या है, 25,000 करोड़ का। किसके द्वारा संभालित किया जाता है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है, वैश्विक बाजार पहुँच को बढ़ाना है, गैर पारंपरिक जिलों में निर्यात बढ़ाना है। PM-E ड्राइव योजना क्या है, 31 मार्च 2028 तक विस्तारित होगा। 10,900 करोड़ इसका बजट है। और इसका मंत्रालय क्या है, भारी उद्योग मंत्रालय। जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है उसको अपनाना है और 72,300 चार्जिंग स्टेशन बढ़ाने की योजना है।
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मत्स्य में क्या होता है? मछली। तो 2020 में शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य क्या है? मत्स्य उत्पादन बढ़ाना है, किसानों की आय क्या करनी? दोगुनी करनी और निर्यात को बढ़ाना है। बजट कितना? 20,050 करोड़ है। तो हम लोग कुछ योजनाओं के बारे में पढ़ लिए। अब हम लोग बने, सिक्किम बना भारत का 5वां पूर्ण साक्षर राज्य। भारत का 5वां पूर्ण साक्षर राज्य कौन बन गया? सिक्किम। तो ये कौन है? उल्लास योजना के तहत, उल्लास योजना के तहत भारत भारत सरकार द्वारा एक उल्लास योजना तहत चालू किया गया है। तो उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम पहल के तहत हासिल किया गया है। तो पहला राज्य इसमें क्या है? मिजोरम है। मिजोरम के बाद क्या हो गया? गोवा हो गया, फिर त्रिपुरा हो गया। तो नॉर्थ ईस्ट के कितने राज्य हो गए? नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्य हो गए। उल्लास योजना के साथ पूछेगा कितने राज्य पूर्ण साक्षर हुए? तो 3 राज्य। कौन कौन? मिजोरम, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम। मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम। और एक कौन सा है? हिमाचल प्रदेश भी है, पूर्ण राज्य घोषित किया गया। पूर्ण राज्य का मतलब हुआ कि 95% और उससे जो है उसको, मतलब जो आपस में जो लेन देन करते हैं उसको प्लस माइनस करने आना चाहिए और साइन करने आना चाहिए, व्यस्क, तो ये हो जाते हैं पूर्ण साक्षर। अब माउंट एवरेस्ट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण, किसने 32 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया? कामी रीता शेरपा ने। 11वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया किसने? ल्योत्से शेरपा ने। और एक ही मौसम में माउंट एवरेस्ट और माउंट त्योसे पर चढ़ने का रिकॉर्ड किसने बनाया? सत्यदीप गुप्ता ने। ऊंचाई 8,848 मीटर। माउंट एवरेस्ट पर भारतीय तिरंगा फहराने वाली पहली सीआईएसएफ अधिकारी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स कौन है? गीता समोता है। और बीएसएफ की पहली महिला ऑल वुमेन भारतीय, अभी पढ़ाए थे, मिशन वंदे मातरम के तहत किया गया था। तो ये कौन है? बीएसएफ की महिला बटालियन की टीम है, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी। हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण का आयोजन कहाँ हुआ? अरब सागर में। ये इंपॉर्टेंट है। वरुण का आयोजन कहाँ है? अरब सागर में। वरुण कौन सा अभ्यास है? द्विपक्षीय, 2 पक्ष के बीच, भारत और किसके बीच हुआ? भारत और फ्रांस के बीच हुआ। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? फ्रांस की राजधानी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन हुए हैं। अभ्यास का नाम क्या है? भारत और फ्रांस है। और किसके बीच होती है? नेवी के बीच होती है। मतलब ये थल, एक होता है जल पे, एक होता है थल पे, एक होता है हवा पे। तो ये क्या है? जल पे होने वाला अभ्यास है। शुरुआत कब हुई थी? 1993 में हुआ था। इसका नाम 2001 में वरुण दिया गया। परिचालन तालमेल करना है, समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देना, क्षेत्र में शांति को बढ़ावा देना है। तो गरुड़ गरुड़ हो गया किसके द्वारा? वायुसेना के द्वारा। याद रखना है, इंडिया और फ्रांस के बीच ही 3 अभ्यास होता है। तो कौन कौन अभ्यास हुआ? गरुड़, इंडिया और फ्रांस। गरुड़ किसके द्वारा? वायुसेना के द्वारा। शक्ति दिखाएंगे कहाँ? जमीन पे दिखाएंगे, तो थल सेना के द्वारा। और वरुण हो गया जल में, जल, थल और वायु। वरुण हो गया जल में। और फ्रिंजेक्स अभ्यास संयुक्त सैन्य अभ्यास है, फ्रिंजेक्स। तो ये भी है किसका? फ्रांस का। तो फ्रांस के 3 हो गया, गरुड़, वरुण और शक्ति। गरुड़, वरुण और शक्ति। गरुड़ हो गया वायुसेना, वरुण हो गया जल और शक्ति हो गया थल सेना। फ्रिंजेक्स भी हो गया संयुक्त से भारतीय नौसेना और ग्रीस की हेलनिक सेना। ग्रीस जिसको यूनान भी बोलते हैं। हेलनिक नौसेना के बीच पहला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास कहाँ हुआ? भूमध्य सागर में। वो कहाँ हुआ था? अरब सागर में। ये कहाँ हुआ? मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर में हुआ। तो ये मेडिटेरियन सी में हुआ था। किसके बीच हुआ? भारत नौसेना और ग्रीस की नौसेना के बीच हुआ। अभ्यास का नाम क्या है? द्विपक्षीय है। 18 दिसंबर को भूमध्य सागर में हुआ था संपन्न। बंदरगाह क्या है? 13 सलामी नौसेना बेस पर क्रॉस डे पेशेवर बातचीत सांस्कृतिक कार्यक्रम है। 17 भूमध्य सागर में आयोजित हुआ। जटिल युद्धाभ्यास रात्रिकालीन ऑपरेशन हुआ। यूएनआरएफपी संयुक्त गन फायरिंग और क्रॉस डेक हेलीकॉप्टर ऑपरेशन शामिल है। भाग लेने वाली इकाइयाँ कौन थी? आईएनएस इंडियन नेवल शिप त्रिकंद शामिल हुआ था और हेलनिक नौसेना का एचए थेमिस्टोकस शामिल हुआ है। महत्व क्या है? सर्वोत्तम विधियों को साझा करना, अंतर संचार विकास करना और दोनों नौसेना के बीच पेशेवर तालमेल बढ़ाना है। अब हम लोग पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट पढ़े थे, VLSRSM शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। VLSRM मिसाइल प्रणाली की मारक क्षमता क्या है? सतह से हवा में मार करती है। छोटे रेंज का है, शॉर्ट रेंज हो गया। SR से क्या हो गया? शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल हो गया। वैश्विक प्लास्टिक संधि का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2040 तक रखा गया है। 2070 तक क्या है? भारत को नेट जीरो रखा गया है। 2070 तक भारत रखा गया है नेट जीरो। और 2047 तक क्या है? भारत विकसित देश बन जाएगा।
हाल ही में इसरो द्वारा प्रक्षेपित NVS-02 उपग्रह किस स्वदेशी प्रणाली का हिस्सा है? तो नाभिक का है। तो नाभिक क्या है? संचार उपग्रह है। नाभिक के बारे में भी पढ़े ना, नाभिक क्या है? संचार उपग्रह है। राष्ट्रीय डेटाग्राम फ्रेम किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। और इबोला वायरस जो कांगो में है, ग्लोबल हेल्थ कंसर्न जारी किया गया। तो उसका पहला जो केस कहाँ मिला है? बेंगलोर में। भारतवंशी वाले पढ़ ही लिए कि दोनों ब्रिटेन के माँ और बेटों ने दो पार्टी मेयर का चुनाव जीता है। अब विदेश मंत्री जो मार्क रूबियो हैं, कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी के मुख्यालय गए थे, मदर हाउस का दौरा किया, जो चर्चा में रहा। कहाँ के हैं विदेश मंत्री? USA के हैं। तो यहाँ पे USA के हैं। क्वाड विदेश मंत्रियों की मीटिंग के बाद भारत ने किस देश के साथ क्रिटिकल मिनरल और रेयर अर्थ मेटल पे समझौता किया है? तो USA के साथ किया है। क्वाड पोर्ट्स ऑफ फ्यूचर पार्टनरशिप के तहत किस देश में बंदरगाह इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती के लिए पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है? तो फिजी के लिए। फिजी बताए थे ना कि फिजी बीच में एक चौराहा की काम करता है मेडिटेरियन सी में, तो वही फिजी। और क्वाड देशों में AI इंगेज पहल का संबंध पूछेगा। AI इंगेज क्या है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसके क्षेत्र में बढ़ावा देगा? आधुनिक कृषि के क्षेत्र में बढ़ावा देगा। क्वाड देशों द्वारा स्वास्थ्य समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए शुरू की गई निगरानी पहल का नाम क्या है? तो इंडो पैसिफिक मेरीटाइम सर्विलांस कोलैबोरेशन इसका नाम है। इंडो पैसिफिक मेरीटाइम सर्विलांस कोलैबोरेशन। राष्ट्रपति ने कितने लोगों को पद्म भूषण अवार्ड दिए हैं? तो पद्म भूषण 13 को दिए हैं। टोटल अवार्ड कितना था? 131 था। 5 को मिला था क्या? पद्म विभूषण। 13 को मिला था पद्म भूषण और 113 5 18 113 आदमी को क्या मिला? पद्म श्री मिला। तो 5 13 113 हो गया। और अफ्रीका दिवस कब मनाया जाता है? 25 मई को मनाया जाता है। विश्व फुटबॉल दिवस भी। किसने द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया नामक किताब को लिखा? हाल ही में जो उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, जब भी वाइस प्रिंसिपल हैं, CP राधाकृष्णन ने लॉन्च किया गया। PP सल्यान ने। अब संयुक्त अभ्यास की हम लोग चर्चा करेंगे। संयुक्त सैन्य अभ्यास किसके इम्पोर्टेंट है? डेजर्ट साइक्लोन भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच हुआ। डेजर्ट साइक्लोन भारत और UAE के बीच हुआ। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच हुआ। ऑस इंडेक्स नाम से ही लिख रहा है। ऑस मतलब क्या हो गया? ऑस्ट्रेलिया हो गया। IND से इंडिया हो गया, तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच हो गया। भारत और वियतनाम के बीच VINBX विनवेक्स हो गया। V से वियतनाम हो गया, IN से इंडिया हो गया। अजय बैरियर भारत और ब्रिटेन के बीच। और कोंकण अभ्यास हो गया भारत और ब्रिटेन के बीच। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका। मैत्री शक्ति आप लोग बताइएगा। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच हुआ। मैत्री शक्ति बताइएगा। सिलिनेक्स एसल से हो गया श्रीलंका, तो भारत और श्रीलंका। समुद्र शक्ति हो गया भारत और इंडोनेशिया के बीच। बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश के बीच। अब वरुण शक्ति गरुड़ अभी पढ़ाए हैं। वरुण शक्ति गरुड़ किसके बीच हो गया? इंडिया और फ्रांस के बीच हो गया। द्विपक्षीय अभ्यास है ये। तो वरुण के बारे में पढ़ाएं कि क्या? वरुण कहाँ का अभ्यास है? जल का अभ्यास है। और गरुड़ कहाँ है? गरुड़ हवा में उड़ता है, तो वायु का हो जाएगा। और बाकी जो बचा क्या है? थल का हो जाएगा। एक फ्रिंजेक्स भी था, फ्रिंजेक्स। तो फ्रिंजेक्स अभ्यास भी भारत और फ्रांस के बीच होता है। सीनियो मैत्री भारत और जापान के बीच होता है। धर्म गार्जियन भी भारत और जापान के बीच, और वीर गार्जियन भी भारत और जापान के बीच। जिमेक्स जैसे क्या हो गया? जापान, भारत और जापान के बीच। सिनवैक्स किसके बीच हुआ? भारतीय सेना और कंबोडिया सेना को रॉयल कंबोडियन आर्मी बोलते हैं, उसके बीच हुआ। भारत और अमेरिका के बीच ब्रज प्रहार भी होता है। युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच। टाइगर क्लाउन भी भारत और अमेरिका के बीच। और इंद्र अभ्यास भारत और रूस के बीच। मालाबार युद्ध अभ्यास भारत और गुआम के बीच। अभ्यास मैत्री भारत और थाईलैंड के बीच। भारत किर्गिस्तान संयुक्त सभ्य निवास खंजर हो। भारत किर्गिस्तान के बीच क्या होता है? खंजर। और दस्टडिक अभ्यास किसके बीच होता है? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। दस्टडिक ये इंपॉर्टेंट है। दस्टडिक, खंजर। और सैन्य अभ्यास साइक्लोन 4 भारत और साइक्लोन 4 किसके बीच हुआ है? भारत और साइक्लोन 4 किसके बीच? भारत और मिस्र के बीच। साइक्लोन 4 भारत और मिस्र के बीच हुआ है। तो हम लोग इम्पोर्टेंट अभ्यास पढ़ लिए हैं। अब वही पूछ रहा है भारत और द्विपक्षीय नौसैनिक वरुण का आयोजन कहाँ किया गया है? अरब सागर में किया गया था, फ्रांस किया था। प्लास्टिक प्रदूषण कब तक? ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी 2040 तक समाप्त होगा।
तो किसके, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा। इसकी स्थापना 5 जून 1972 को स्टॉकहोम सम्मेलन, और हेडक्वार्टर कहाँ है, नैरोबी में है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, रेजिलियंस फ्रेमवर्क के कड़े नियम जारी किए गए हैं। ये किसके द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। रिजर्व बैंक की स्थापना 1 जनवरी 1935 को ही 1949 में उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। और रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। भारतीय नहीं रहेगा तो ऑसबोर्न स्मिथ। और इसमें क्या है, रिजर्व बैंक बैंकर्स ऑफ द गवर्नमेंट है, लास्ट रिजॉर्ट ऑफ द बैंक है, और विदेशी मुद्रा का नियमन करता है, करेंसी को छापता है और बैंकिंग लाइसेंस देता है। इंपॉर्टेंट हो गया। GSAT-32 उपग्रह किसका है, संचार उपग्रह है GSAT-32। नेशनल सब इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया गया, नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। नीति आयोग की स्थापना कब हुई, 1 जनवरी 2015 को, योजना आयोग के प्लानिंग कमीशन को हटा के। इसके हेड कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। और नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष अरविंद पंगड़िया हैं। और पहले CEO कौन है, खुल्लर हैं। और उसके बाद अभी के कौन है, निधि छब्बर हैं। चंद्रयान 3 किस वर्ष लॉन्च किया गया, जिसे गोडार्ड एस्ट्रोनॉमिक, इंपॉर्टेंट है, गोडार्ड एस्ट्रोनॉमिक पुरस्कार कब किया गया, 2026 में, 2023 में लॉन्च किया गया था। किस देश के वैज्ञानिकों ने फसलों के लिए दुनिया का पहला AI आधारित जीन एडिटर विकसित किया है, तो भारत के वैज्ञानिक ने जीन एडिटर विकसित किया है, जिससे क्या होगी, फसलों की सुरक्षा में मदद मिलेगी, किसानों की आय दोगुनी होगी, फसल में कीड़े कम लगेंगे और शुष्क मौसम में भी फसल उगेगा, कम पानी की आवश्यकता होगी। संयुक्त राष्ट्र में किसको अवार्ड दिया गया है, विलासा बाराक को दिया गया है। क्यों दिया गया है, जेंडर इक्वलिटी के लिए और वहाँ शिक्षा और समानता को बढ़ावा देने के लिए। थायराइड दिवस कब मनाया जाता है, 25 मई को मनाया जाता है। फुटबॉल दिवस भी 26 मई को मनाया जाता है। अब कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 28 मई 2026 को पद छोड़ दिया। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन थे, सिद्धारमैया। और इसके अगले मुख्यमंत्री कौन बनेंगे, DK शिव कुमार। कौन बनेंगे, DK शिव कुमार। मई 2023 में कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री के पद पर कार्यरत थे। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के क्या थे, अध्यक्ष भी थे। कर्नाटक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे हैं सिद्धारमैया। घोषणा की कब, DK शिव कुमार। कृषि पर जो राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, तो राष्ट्रीय कृषि मंत्री कौन है, जो मध्य प्रदेश के CM थे। मध्य प्रदेश के CM मामा थे, वही अभी क्या है, कृषि मंत्री हैं। उनका नाम अभी मैं भूल रहा हूँ थोड़ा। हाँ, नई दिल्ली में हुआ। नई दिल्ली में क्या हुआ, राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन हुआ था। किस शहर में हुआ था, आयोजित किया गया, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा। कहाँ हुआ था, नई दिल्ली के प्रगति मैदान के भारत मंडपम में हुआ था। जो खरीफ फसल है उसकी तैयारियों की समीक्षा करेगी और राज्यों के साथ समन्वय स्थापित करेगी। तभी कृषि मंत्री कौन है, जैसे कृषि मंत्री ये तो शिवराज सिंह चौहान हो गए क्या, कृषि मंत्री, जो मध्य प्रदेश के पूर्व शिवराज सिंह चौहान हो गए। ठीक, कृषि एवं कल्याण 2000 खरीफ में इसको शुरू किया गया। चीन पाकिस्तान आर्थिक CPEC बोलते हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बोलते हैं इसको। तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कहाँ से गुजरता है, तो भारत के POK जो विवादित है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से होके गुजरता है, जिसके बारे में भारत ऑब्जेक्शन लगाता रहा है। तो क्या बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जो कि गवादर पोर्ट तक को जोड़ेगी, चाइना को पाकिस्तान के गवादर तक पोर्ट को जोड़ेगी। सिंजियांग प्रांत को पाकिस्तान के गवादर पोर्ट से जोड़ता है। इसका उद्देश्य क्या है, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना, व्यापार और आर्थिक विकास करना और ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देना है। 3000 किलोमीटर का है ये। कितना इसमें रुपया लगेगा, 62 अरब डॉलर लगेगा। यही है चाइना के कहाँ से जोड़ता है, चाइना के सिंजियांग प्रांत से पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट। अब देखिए चाइना से इधर आ रहा है, तो ये अपना जो एरिया है यही वाला एरिया पे विवादित क्षेत्र है। अब इम्पोर्टेंट डेज पढ़ लेते हैं। 1 मई को क्या है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है। महाराष्ट्र डे भी मनाया जाता है, गुजरात डे भी। तो श्रम दिवस मनाया जाता है, लेबर डे जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। 2 मई को विश्व ट्यूना दिवस मनाया जाता है। और 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम दिवस मनाया जाता है, जिसमें वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम दिवस को कौन, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जारी करती है। और इसमें टॉप पे कौन है, नॉर्वे है। भारत का स्थान 161 देशों में, 161 देश में नीचे से टॉप पे है, 157 नंबर पे है भारत। यानी कि यहाँ पे फ्रीडम का क्या है,
फ्रीडम का मतलब जो वर्ल्ड जो फोर्थ पिलर है डेमोक्रेसी का, उसका खस्ता हाल है। 7 मई को क्या है, विश्व एथलेटिक दिवस है। 8 मई को रेड क्रॉस दिवस है। थैलीसीमिया दिवस है। नर्स दिवस 12 मई को है। एड्स वैक्सीन दिवस 18 मई को हो गए। मधुमक्खी दिवस बी डे 20 मई को है। जैव विविधता डे 22 मई को है, वर्ल्ड डाइवर्सिटी डे। कछुआ है 23 मई को, कछुआ दिवस है। राष्ट्रमंडल दिवस 24 को है। और फुटबॉल दिवस 25 को है। थायराइड भी 25 को है। अफ्रीका भी 25 को। तो फुटबॉल अभी पढ़ा है, थायराइड भी पढ़ा है। और मासिक धर्म स्वच्छता दिवस मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे है 28 मई को है। तो इंपॉर्टेंट डे है, इसको याद कर लेना है। भारत का 5वां पूर्ण साक्षर राज्य अभी बताएं, सिक्किम बना है। 1 मई 2025 को पूर्ण साक्षर राज्य बना, जिसमें भारत की राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू भी शामिल हुई थी सिक्किम गंगटोक में। और वहाँ के सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तवांग ने इसकी घोषणा की थी। यह उल्लास योजना के तहत किया गया है। मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया और सिक्किम 3 हो गए नॉर्थ ईस्ट से, और गोवा और केरल ये हो गए। प्रेम सिंह तवांग आपको बताएं, राजधानी गंगटोक, 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। पहला रेलवे स्टेशन सिक्किम में बना है रंगपो, और पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य बना है। सरकारी कर्मचारियों के लिए डिजिटल लर्निंग योजना शुरू करने वाला पहला गांव बना है सिक्किम में। जैविक खेती 2014 में 2014, हाँ। भारत का पहला जैविक खेती वाला राज्य कौन बना है? सिक्किम बना है। ये सब इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। महान संगीतकार सनी रोलिंग्स का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। किससे संबंधित हैं? तो सैक्सोफोन से संबंधित हैं। तो सैक्सोफोन जैज और पॉप जो हम लोग सुनते हैं ना, तो यहीं से शुरुआत हुआ था जैज और पॉप सॉन्ग की, तो सैक्सो सॉन्ग से। 11वीं क्वाड सम्मेलन 2026 में आयोजन किया गया। कहाँ हुआ है? नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में, जहां चारों देशों के इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री शामिल हुए हैं। मानव युक्त चंद्रयान मिशन भेजने का लक्ष्य रखने वाला भारत का पड़ोसी देश कौन है? चाइना है। आईपीएल के इतिहास में 4 सीजन में लगातार 600 रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन है? विराट कोहली है। तो ऑरेंज कैप किसको दिया गया है? सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है? वैभव सूर्यवंशी हैं। कल आईपीएल में आरसीबी ने जीत हासिल करके लगातार 2 बार खिताब जीतने वाली टीम बन गई। और वैभव सूर्यवंशी को क्या दिया गया? वैभव सूर्यवंशी को ऑरेंज कैप दिया गया है। और पर्पल कैप किसको दिया गया, आप बताइएगा। किस दिन हर साल मासिक धर्म स्वच्छता दिवस मनाया जाता है? 28 मई को। यूसीसी लागू करने वाला तीसरा राज्य कौन बना? असम बना। तो पहला राज्य कौन बना था? उत्तराखंड बना था। दूसरा राज्य कौन बना था? गुजरात बना था समान नागरिक। तीसरा राज्य कौन बन गया? असम बन गया। कजाकिस्तान में रूस का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र रूसी सरकारी निगम द्वारा बनाया गया, तो उसको क्या नाम है? रोसाटॉम नाम है। भारत की पहली भूतापीय ऊर्जा परियोजना, जिससे भूमि से जैसे जो गर्म पानी निकलता है, उसके तहत जो रिन्यूएबल एनर्जी बनाई जाएगी, उसके बारे में चर्चा कर रहा है। तो कहाँ विकसित किया गया है? लद्दाख में विकसित किया गया है। 2026 में अपनी राजनीतिक यात्राओं के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर से चकहाउ को मणिपुर में दिया गया था जीआई टैग। जीआई टैग कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। तो यूएई की राजधानी को भेंट किए थे। और भागलपुर के मूसा रेशम को कहाँ भेंट किए हैं? इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी को भेंट किए हैं। किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम शुरू किया गया है? तो भारत में शुरू किया गया है। भारत की पहली सौर ऊर्जा परियोजना महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा तेलंगाना में शुरू किया गया, खम्मम जिले में। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाएगा? 21 जून को मनाया गया कोलकाता में। इसका थीम क्या है? योगा फॉर हेल्दी बीइंग है। हरित ऊर्जा का मुख्य उद्देश्य, हरित ऊर्जा बैटरी के मुख्य उद्देश्य क्या है, जो अभी पढ़ाया गया। दूसरा सेकेंड, वर्ल्ड में क्या है? सेकेंड है। और भारत में क्या है? पहला है। भारत की पहली भूतापीय परियोजना किस देश में विकसित की जाएगी? तो लद्दाख में विकसित की जाएगी। तो लद्दाख के पांग घाटी में किया जाएगा। ये उसका दृश्य है कि देखिए यहाँ पे ऐसे बन रहा है। कार्बन उत्सर्जन को कम करेगी। यूसीसी वाला तो आपको बता ही दिए कि असम है। पहला राष्ट्र कौन था? पहला उत्तराखंड था, दूसरा गुजरात था और तीसरा असम हो गया। असम के मुख्यमंत्री कौन है? हिमंता बिस्व शर्मा है। एक समान लागू करना, जो धर्म, जाति, समुदाय और लिंग से क्या करता है? भेदभाव नहीं करता है। यूनिफॉर्म सिविल विवाह, तलाक, संपत्ति के अधिकार, गोद लेने और भरण पोषण के लिए एक समान कानून लागू करेगा। इसका वर्णन कहाँ है? आर्टिकल 44 में इसका वर्णन है।
ठीक। और संविधान के इस पे सारे राज्य अलग अलग कानून क्यों बना रहे हैं, क्योंकि संविधान के भाग 4 में वर्णन है। तो भाग 4 डीपीएसपी बोलते हैं। डीपीएसपी में क्या होता है, राज्य अनुच्छेद नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं इसको हिंदी में, नीति निर्देशक तत्व। इसीलिए सब राज्य अलग अलग इसमें कानून बनाते हैं। हाल ही में इसरो ने अपने समय और नए आधुनिक G32 अर्स को कहाँ से लॉन्च किया है, सतीश धवन श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया है। ठीक, G32 को इसरो ने अपने अब तक के सबसे आधुनिक और ताकतवर नाविक का फुल फॉर्म क्या है, नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टलेशन सैटेलाइट को अंतरिक्ष की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया है। इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट किया है IADT-02 किसके द्वारा, इसरो के द्वारा। इसरो ने क्रायोजेनिक इंजन C-20 किया है और युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम शुरू किया है। और PSLV C-62 का मिशन क्या है, 2026 में फेल हो गया था। LBM-3 रॉकेट से ब्लू बर्ड क्या है, भारत कम्युनिकेशन सैटेलाइट स्वदेशी लैंड अब इसमें ऑपरेशन रेजपिल, तो ऑपरेशन रेजपिल किसके द्वारा शुरू किया गया था, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा शुरू किया गया है। भारत के प्रमुख 5 संस्थान, रिजर्व बैंक के बारे में आपको बताया ही, नीति आयोग के बारे में आपको बता दिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के